दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये कहानी सच में पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो फिर आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे यार? आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेशन देता है अगले एपिसोड लाने के लिए। तो प्लीज दोस्तों, कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम और भी जल्दी इसका अगला एपिसोड ला सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। माय डॉक्टर हबी, मोहब्बत और माफिया की अनोखी दास्तान। CH11 न्यू एंट्री और टक्कर और तीनों ही शॉपिंग के लिए निकल गई थी। वो तीनों मुंबई के सबसे बड़े मॉल जेडिस सिटी मॉल, काल्पनिक नाम, पहुंचे। ये जेडिस सिटी मॉल जिंदल और सिंघानियास ने पार्टनरशिप में बनाया है। इस मॉल के मालिक अर्थ सिंघानिया और अभिषेक जिंदल है। तीनों लड़कियां शॉपिंग करने के लिए लेडीज सेक्शन में चली गई। पीहू तो यहाँ आकर बहुत खुश थी। वो तो उछल उछल कर कभी यहाँ तो कभी वहाँ जा रही थी। रिया और टिया दोनों ने अपनी अपनी शॉपिंग की, लेकिन पीहू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, या यूं कहें कि वो कंफ्यूज थी कि क्या ले क्या ना ले। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर पीहू के लिए ड्रेसेस पसंद की। अब उन तीनों की शॉपिंग हो चुकी थी और हमारी पीहू को भूख लग गई थी। पीहू ने अपने आजू बाजू चलती हुई रिया और टिया को देखकर कहा, रियू टियू मुझे भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाना है, कहकर मासूम सा मुंह बना लिया। रिया ने पीहू को देखते हुए कहा, भूख लगी है तो हेल्दी फूड खाओ, ना कि पिज्जा समझी, और तुझे तो वैसे भी हेल्थी खाना ही खाना चाहिए। अगर तूने पिज्जा खाया तो बाद में कहेगी कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्योंकि पिज्जा देखकर तुम सत्र तो नहीं कर पाओगी और ज्यादा खा जाएगी तो फिर तेरा पेट दर्द होना तय है। और अगर अभी भाई अभिषेक को पता चलाना कि हमने तुझे पिज्जा खिलाया और इसीलिए तेरी तबीयत खराब है, तो हम तो गए, तुझे बाद में पहले हमें डांट पड़ेगी। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी रामायण गाने से अच्छा तो माना ही कर देती, मेरा इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होता। 9011। टिया ने पीहू को देखकर कहा, टाइम वेस्ट देखो, कह भी कौन रहा है जिसका पूरा टाइम उछल कूद में जाता है। पीहू ने ये सुनकर अपना मुंह बना लिया। टिया ने उसे मुंह बनाते देख कहा, ठीक है खा लेना कुछ, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। पीहू ने क्यूट सा चेहरा बनाकर अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से कहा, मैं तो हेल्दी फूड खा लूं, लेकिन ये मेरा पापी पेट बस पिज्जा ही मांग रहा है, इसे बस पिज्जा ही खाना है, इसे बस पिज्जा वाली भूख लगी है। पीहू की बिना सर पैर की बात सुनकर टिया और रिया का मन अपने सर को जोर से दीवार पर मारने का कर रहा था। टिया ने पीहू को घूरते हुए कहा, तुझे बड़ा पता है तेरे इस छोटू से पापी। पीहू के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, पेट को किस चीज की भूख लग रही है? पीहू ने क्यूट सी प्राउड भरी स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स, जब पेट मेरा है तो मुझे तो पता ही होगा ना कि इसे किस चीज की भूख लगी हुई है। फिर टिया को तरफ देखकर कहा, लेकिन तू कितनी बुद्ध है, तुझे तो ये भी नहीं पता अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। फिर खुद की तारीफ करते हुए कहा, अब हर कोई मेरी तरह इंटेलिजेंट तो नहीं होता ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। टिया के कंधों पर हाथ रखकर कहा, हालांकि उसे रखने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि टिया हाइट में रिया और पीहू दोनों से बड़ी थी। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, आखिर एक इंटेलिजेंट दोस्त रखने का ये फायदा तो होता ही है। अब मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है, कहकर मॉल से बाहर की तरफ निकलने लगी। टिया तो उसे मुंह फाड़े देखे जा रही थी और रिया टिया की हालत पर हंस रही थी। रिया ने जब टिया को अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो वो रिया को घूरते हुए चिढ़ते हुए बोली, ज्यादा खी खी करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। उसने अपना हाथ का मुक्का बनाते हुए रिया को देखते हुए कहा, ईटी। रिया ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और टिया को घूरते हुए कहा, तुम मेरे दांत तोड़ोगी? तुम भूल गई तुमसे बड़ी हूं मैं। टिया ने बेफिक्री से रिया को देखते हुए कहा, बड़ी हन, वो भी सिर्फ 2 मिनट। रिया ने टिया को घूरते हुए ही कहा, भले ही 2 मिनट बड़ी हूं, लेकिन तुझसे बड़ी तो हूं ना। वही टिया ने रिया की बात सुनकर मुंह बना लिया। रिया ने कहा, चल मुंह ना बना,
फिर की तरफ देखकर जो उनसे काफी आगे निकल गई थी, कहा, चल पीहू के पास वरना वो गुम जाएगी और उसे भूख भी लगी है तो पहले उसे कुछ खिला देते हैं। रिया की बात सुनकर टिया ने पीहू को तरफ देखा जो उनसे बहुत दूर थी, और टिया और रिया दोनों ही पीहू की तरफ चली गई। और इधर पीहू की तरफ पीहू रिया और टिया से आगे निकल गई थी। वो बड़बड़ाते हुए चल रही थी। उसका ध्यान सामने की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो चल ही रही थी कि वो किसी से टकरा गई। पीहू का ध्यान उस तरफ नहीं था, इसीलिए उसकी सामने वाले शख्स के साथ टक्कर होते ही वो नीचे गिरने को हुई। वो गिरती उससे पहले ही किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया, लेकिन पीहू ने अपनी आंखें गिरने के डर से बंद कर ली थी। पीहू ने अपनी आंखें बंद किए ही कहा, अब ये दीवार बीच में कहाँ से आ गई? पक्का पूरी की पूरी अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है। ये तो साबित हो गया। तभी तो मेरा सर ही चकरा गया। फिर सोचते हुए कहा, लेकिन मुझे टकराकर नीचे गिरना चाहिए था और गिरते ही मेरी कमर टूट जानी थी। लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं गिरी नहीं, बल्कि हवा में हूँ कहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं गिरते ही चल बसी। इतना सोचते ही पीहू ने दहाड़े मारकर रोते हुए कहा, आहा अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था, जबकि मुझे जोरों की भूख लगी थी। है भगवन, कम से कम मुझे पेट भर खाना खाने तो दिया होता, अभी तो मुझे अपनी पिज़्ज़ा वाली भूख भी शांत करनी थी। लेकिन आपने मुझे इतना याद किया कि मुझे बिना खाना खिलाए ही अपने पास ऊपर बुला लिया। माना कि मैं क्यूट हूँ, स्वीट हूँ, प्यारी हूँ और इनोसेंट भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे इतनी जल्दी ऊपर बुला लें। कम से कम मुझे एक चॉकलेट ही खाने देते हैं। अब मेरा क्या होगा? और ना जाने क्या क्या पीहू जो मन में आ रहा था वो कहे जा रही थी, बिना ये देखे कि कोई उसे हैरानी से मुंह फाड़े देखे जा रहा है। वहीं सामने वाला शख्स जो पीहू को अपनी बाहों में संभाले हुए उसमें खोया हुआ था, जब से वो उसकी बाहों में थी, वो एक तक उसे देखे जा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो इस वक्त उसकी बड़ी बड़ी पलकों से ढकी हुई थी, उसके गुलाबी पंखुड़ी जैसे हिलते होठ, 00000 उसके दूध जैसे गोरे और हल्के गुलाबी गाल, परफेक्ट नाक, सब कुछ परफेक्ट था। और ऊपर से उसकी मासूमियत तो हाय कयामत ही ढहा रही थी। शायद ही उसने ऐसी खूबसूरती कहीं देखी होगी। वो शख्स बिल्कुल बारीकी से उसे निहार रहा था, या ये कह लो कि वो पीहू में पूरी तरह से खो चुका था। लेकिन उसे होश तब आया जब पीहू ने अपनी बिना सर पैर की बातें चालू कर दी। वो शख्स बेहद हैरानी से पीहू को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, क्या ये लड़की कोई 8वां अजूबा है जो इस वक्त उसके सामने है? CH12 अंकल, कॉल्स डिपार्टमेंट। वो लड़का हैरानी से पीहू को देख रहा था और पीहू जो भी मन में आए वो कहे जा रही थी। अब तो उस लड़के को भी उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। जब उस लड़के ने देखा कि उसकी बाहों में जो ये छोटी सी लड़की है वो अभी भी कुछ न कुछ कहे ही जा रही है, तो उसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, आप गिरी नहीं है और भगवान को भी प्यारी नहीं हुई है, आप इस वक्त सही सलामत है। तो क्या आप अपनी इन आंखों को खोलकर देखने का कष्ट करेंगी बालिके? वही पीहू ने जब किसी लड़के की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखों को खोलकर उस शख्स को देखने लगी। वही वो लड़का जिसने पीहू को पकड़ रखा था। जब उसने पीहू की आंखों में देखा तो देखता ही रह गया। उसे तो कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो तो बस अपने सामने खड़ी लड़की की आंखों में खोया हुआ था। उसे देखकर ये लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो चुका हो। वही पीहू अपनी नीली नीली आंखों से उसे ही टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उसने अपने सामने देखा तो पाया कि एक 26 से 27 साल का लड़का उसे पकड़े हुए खड़ा है। वो लड़का देखने में हैंडसम था, गोरा रंग, पतले होठ, वेल मेंटेन बॉडी, ब्लैक हेयर, हल्की भूरी आंखें। उसने अपने बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था और उसने श्री पीस बिजनेस सूट पहन रखा था जो कि ब्लैक कलर का था। उस लड़के को तो होश तब आया जब पीहू उसकी बाहों में कसमसाने लगी। उस लड़के ने होश में आते हुए हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चे? वही पीहू ने जब उसके मुंह से खुद के लिए बच्चा सुना तो उसे अपना मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, समझे, आई एम 18 years old। ओके। पीहू इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। सामने खड़े लड़के ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा,
लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल बच्ची ही लग रही हो, यही कोई 14 से 15 साल की। पहले तो पीहू ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मैं 18 की हूँ। उस लड़के ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलो मान लिया तुम 18 की हो, लेकिन। पीहू ने कहा, लेकिन क्या? वही पीहू के ऐसा पूछने पर वो लड़का पहले पीहू को देखने लगा, जो उसे ही जवाब की उम्मीद में टुकुर टुकुर अपनी आंखों में मासूमियत लिए उसे ही देख रही थी। नीली। वही वो लड़का इतनी देर में ये तो समझ गया था कि ये जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो बिल्कुल मासूम है। वो सिर्फ दिखने में ही मासूम नहीं, बल्कि सच में मासूम है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उसने पीहू को देखकर थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा। उस लड़के ने थोड़ा सा सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि तुम 18 की हो चुकी हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं ना। फिर थोड़ा रुक कर कहा, और ये तो मुझे पता तब होगा ना जब मैं तुम्हें जान जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें जान जाऊंगा तो फिर तो मुझे पक्का यकीन हो जाएगा कि तुम सच कह रही हो। ये सब उस लड़के ने जानबूझकर कहा था, ताकि उसे पता चल सके कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है उसका नाम क्या है और कौन है। पीहू भी अब अपने गालों पर एक उंगली रखकर सोचने लगी। ऐसे सोचते हुए वो बिल्कुल प्यारी लग रही थी, किसी छोटे बच्चे की तरह। फिर उसने अपना क्यूट सा पाउट बनाकर मासूमियत से कहा, हाँ, ये तो आपने सच कहा। अगर आप पीहू को नहीं जानते होगे तो आपको कैसे पता होगा कि पीहू कितने साल की है? ये तो पीहू ने सोचा ही नहीं, कहकर अपना चेहरा और भी मासूम सा बनाकर उस लड़के को देखने लगी। वही वो लड़का तो उसकी मासूमियत का पहले ही कायल हो चुका था, जो शायद उसे भी नहीं पता था। अब उसे ये कब पता चलता है, ये तो आगे स्टोरी में जानेंगे। वही पीहू का पाउट देखकर तो उस लड़के का दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो। लेकिन जल्द ही वो अपने होश में वापस आया और पीहू की तरफ देखने लगा। उसने तो सुना ही नहीं था कि पीहू ने क्या बोला। वो तो बस उसके चेहरे की मासूमियत और उसके पाउट में पूरी तरह से खोया हुआ था। इसीलिए उसने दोबारा से कहा, मैंने सुना नहीं कि अपने क्या कहा। आप मुझे फिर से बताइए कि अपने क्या कहा। प्रिंसेस। वही पीहू ने उसके लास्ट में बोले गए प्रिंसेस शब्द पर ध्यान नहीं दिया। उसका तो ध्यान केवल इसी पर था कि उसने जो बोला वो सामने वाले लड़के ने सुना ही नहीं। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, आप पीहू ने इतना कुछ बोला, आपने सुना ही नहीं। उस लड़के ने कहा, सॉरी पा। 1 मिनट। फिर वो लड़का कंफ्यूजन में पीहू को देखते हुए बोलने लगा, कौन पीहू? पीहू ने अफसोस करते हुए अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ओफो, आप इतनी देर से पीहू से बात कर रहे थे और आपको पता ही नहीं कि पीहू कौन है? 1 मिनट। अरे मैंने तो ये आपको बताया ही नहीं ना कि पीहू कौन है, तो आपको कैसे पता होगा कि पीहू कौन है? रुकिए, मैं ही बताती हूँ आपको। तो मेरा नाम है पीहू, पीहू जी। पीहू उसे अपना पूरा नाम बताने जा ही रही थी कि उसे पीछे से कुछ आवाज आई। वो पीछे मुड़कर देखने लगी, जहाँ रिया और टिया दोनों ही अपने हाथों में बैग्स लिए खड़ी थी और दोनों उसे ही देख रही थी। टिया और रिया दोनों ने उसे देखते हुए उस लड़के को देखा जिससे अभी पीहू थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। उस लड़के को देखकर पता चल रहा था कि वो लड़का काफी अमीर है और हैंडसम भी। वैसे भी वो लड़का एक बिजनेसमैन था और वो यहाँ मीटिंग के लिए आया था, और ये उसे देखकर पता लगाया जा सकता था क्योंकि इस वक्त उसके हाथ में एक फाइल थी। CH13 पश मल्होत्रा। मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। पीहू अपना पूरा नाम बताने जा ही रही थी कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो पीछे वो दोनों, रिया और टिया दोनों खड़ी थी और उन्होंने ही पीहू को आवाज दी थी। जाहिर है कि उस लड़के को उन दोनों, रिया और टिया, का आना अच्छा नहीं लगा। वो पीहू से और भी बातें करना चाहता था, लेकिन अफसोस हो नहीं पाया क्योंकि बीच में ही वो दोनों बहनें आ गई थीं। इसीलिए उसे उन दोनों पर गुस्सा तो आया था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। एक तो वहाँ पीहू थी जिसके सामने वो अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता था, और दूसरा उसे खुद ही नहीं पता था कि उसे उन दोनों, रिया और टिया, पर गुस्सा क्यों आ रहा था। सिर्फ इस वजह से कि वो उसे और पीहू को बीच में डिस्टर्ब कर रही थी। उस लड़के ने ये सब अपने मन ही मन सोचा और चुप रहा।
कॉलेज नेम। रिया ने कहा, पीहू, तुझसे कितनी बार कहा है कि ऐसे ही अकेले इधर उधर मत जाया करो, जहाँ जाना है हमारे साथ ही जाना है तुम्हें। 8 मिनट। टिया, पीहू ये कौन है? टिया ने पीहू के पीछे देखते हुए कहा, जहाँ वो लड़का खड़ा था जिससे पीहू बात कर रही थी। पीहू ने टिया की नजरों का पीछा किया और उसने अपने पीछे खड़े लड़के को देखा। उसने एक बार उस लड़के को देखा और फिर टिया को देखकर कहा, पता नहीं। रिया ने धीरे से पीहू को देखकर कहा, पता नहीं का क्या मतलब है? मतलब तुम उसे जानती भी नहीं और बात भी कर रही थी। कितनी बार कहा है तुझे ऐसे अजनबी से बातें नहीं करते हैं। 11। पीहू ने भी धीरे से कहा, अरे अभी ये अपना नाम बताने ही वाला था। मेरे बताने के बाद मैं उससे उसका नाम ही पूछने वाली थी, लेकिन इतनी देर में तुम लोग आ गई। और उसके नाम बताने के बाद वो कहा, अजनबी होता तब तो हम उसे जानते ना और उससे बात भी कर सकते थे। टिया ने पीहू को अजीब नजरों से घूरा और रिया ने तो अपना सर ही पिट लिया। कहाँ तो ये उसे पीहू को बता रही थी कि अजनबियों से बात नहीं करते, और कहा ये पीहू उन दोनों को, रिया और टिया को बता रही थी अजनबियों से उनका नाम पूछ लो, और उनका नाम जानने के बाद वो अजनबी नहीं होंगे, क्योंकि तब तो वो लोग उसका नाम जानते होंगे ना। टिया ने पीहू को इग्नोर किया और सीधा उस लड़के की तरफ देखकर कहा, आप कौन हैं? क्या आप इसे? पीहू को तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, जानते हैं। उस लड़के ने एक नज़र पीहू को देखा जो उसके तरफ ही देख रही थी, क्योंकि टिया के ये सवाल पूछते ही रिया और पीहू दोनों ही उसकी तरफ ही देख रही थी। उस लड़के ने पीहू को देखा और फिर टिया की तरफ देखकर प्राउडली कहा, आई एम यश मल्होत्रा, सीईओ ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। आई एम यश मल्होत्रा, सीईओ ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यश मल्होत्रा है जिससे से पीहू टकराई थी। यश मल्होत्रा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ और मल्होत्रा फैमिली का बड़ा बेटा। मल्होत्रा फैमिली भी एक रिप्यूटेड फैमिली है और मल्होत्रास फैमिली के 3 वारिस है। सबसे बड़ा बेटा यश मल्होत्रा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ, उम्र 28 साल, हैंडसम भी है, और मल्होत्रा फैमिली का दूसरा बेटा आरित मल्होत्रा, जूनियर डॉक्टर, ये अर्थ के अंडर काम करता है। उसकी एब्सेंस में ये ही है जो अर्थ के पेशेंट्स को संभालता है। ये 26 साल के है। और फिर आती है तीसरे नंबर पर मल्होत्रा फैमिली की बेटी आशी मल्होत्रा। ये 24 साल की है और इन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन यूनिवर्सिटी से की है। फिलहाल इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और 2 दिन बाद ये अपनी कंट्री यानी कि इंडिया वापस आ रही है। ये भी बहुत अच्छी है। इन्हें जरा सा भी घमंड नहीं है कि ये मल्होत्रा फैमिली की इकलौती बेटी है। इनका मानना है कि अपनी पहचान अपने दम पर बनाओ। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी है। यश मल्होत्रा नाम सुनकर रिया और टिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हालांकि उसके डैड की कंपनी भी बड़ी थी, लेकिन टिया को फैमिली बिजनेस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो फैशन डिजाइनर बनना था और उसके लिए वो अपनी स्किल्स भी इम्प्रूवमेंट करती रहती थी। उसे जितनी भी फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी उन सब के बारे में पता था और उनकी मार्केट वैल्यू भी कि किस कंपनी के ब्रांड्स ज्यादा बिक रहे हैं और किसके नहीं। और अब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ उसके सामने खड़ा था। ये उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल किया और फिर उससे कहा, आप इसे कैसे जानते हैं? टिया ने पीहू की और उंगली पॉइंट करते हुए कहा। यश मल्होत्रा ने कहा, मैं इन्हें नहीं जानता, ये तो बस गलती से टकरा गई थी मुझसे और तभी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, दैट्स इट। पीहू ने उसे घूरते कहा, मैं टकराई थी या तुम मुझसे टकराए थे? यश मल्होत्रा ने एक नज़र पीहू को देखा। इस वक्त उसके गाल गुस्से के कारण लाल और फूले हुए थे, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। यश मल्होत्रा ने पीहू को देखते हुए कहा, बात तो एक ही है, टक्कर तो दोनों की ही हुई थी ना? पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, दोनों में फर्क है, तुम मुझसे टकराए थे, मैं नहीं। वही रिया और टिया तो पीहू को हैरानी से देख रहे थे। क्या इसे नहीं पता कि यश मल्होत्रा कौन है जो वो ऐसे उससे बात कर रही थी? हैरान तो यश मल्होत्रा भी था। आज ये लड़की पहली इंसान थी जिसने उससे यानी कि यश मल्होत्रा से ऐसे बात की थी। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी
कि उसे उसकी बातों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे तो उससे बहस करना अच्छा ही लग रहा था। टिया ने पीहू का हाथ पकड़कर धीरे से पीहू के कान में कहा, पागल लड़की, तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रही है? पीहू ने उल्टा टिया से ही मुंह बनाते कहा, मैं पागल नहीं, और क्या इसे पता है कि ये किससे बात कर रहा है? टिया ने पीहू को आंखें दिखाते हुए कहा, और तुझे पता है ना, भैया ने मना किया है तुझे किसी से भी अपनी रियल आइडेंटिटी बताने से। पीहू ने अब कुछ नहीं कहा तो टिया ने उसे देखते हुए कहा, ये यश मल्होत्रा है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ। पीहू ने मुंह फुलाए ही कहा तो। टिया ने पीहू को घूरते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी है, और ये उसी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ है, और सिर्फ मुझे ही क्यों, फैशन डिजाइनर तो तुझे भी बनना था, इतनी जल्दी भूल गई? पीहू ने अपनी आंखें बड़ी करके पहले टिया को देखा, फिर यश मल्होत्रा की तरफ देखा। उसने ऐसी एक्सप्रेशन के साथ टिपा की आंखों देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि ये जो भी तुमने कहा क्या सच है? टिया ने उसके मन की बात जानकर अपना सर हाँ में हिला दिया। पीहू अब हैरानी से खड़ी थी, लेकिन कुछ सोचकर वो रिलैक्स हो गई। टिया ने उसे ऐसे देखा तो उसे पूछ ही लिया। तो पीहू ने कहा, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। उससे क्या होता है? तुझे तो पता ही है, भैया मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, और किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करने की बात पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं भैया मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते, और अगर कभी एक आध बार जाने भी दे तो मेरे साथ उन जेलर को पीछे छोड़ देते हैं, जैसे मैं कोई क्रिमिनल ही। रिया ने कहा, क्योंकि वो तेरे लिए प्रोटेक्टिव है। टिया और पीहू दोनों ने एक साथ कहा, ओवर प्रोटेक्टिव। रिया ने उन दोनों को देखकर अपना सर ना में हिला दिया। पीहू ने उन दोनों को, रिया और टिया को, देखा और फिर सामने देखा, तो उनके सामने कोई नहीं था। पीहू ने टिया को देखकर कहा, टियो ये तुम्हारे बॉस कहाँ गए? टिया ने कंफ्यूजन में पीहू को देखकर कहा, बॉस कौन बॉस? पीहू ने कहा, अरे तेरा बॉस। टिया ने कहा, लेकिन मैं तो कहीं भी जॉब नहीं करती, तो मेरा बॉस कहाँ से आ गया? पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वही जो अभी हमारे सामने खड़ा था, वो क्या नाम था उसका? हा, यश मल्होत्रा, तुम्हारा बॉस। टिया ने पीहू को घूरते हुए कहा, वो मेरा बॉस कहाँ से हो गया? अभी तो मैंने उसके अंडर काम करना भी शुरू नहीं किया है। पीहू ने बेफिक्री से कहा, कभी तो करोगी ना, इसीलिए मैंने उसे एडवांस में ही तुम्हारा बॉस बना दिया और तुम्हें उसकी एम्प्लॉय। टिया ने पहले तो पीहू को घूरा, लेकिन जब उसने सामने देखा तो सच में उसके सामने कोई नहीं था। टिया ने पीहू से कहा, मिस्टर मल्होत्रा कहाँ गए? पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या पता कि कहाँ गए, मुझे तो लगता है वो तुम्हारी बातों से बोर हो गए होंगे। टिया ने पीहू को घूरा तो वो चुप हो गई। 1111 111। रिया ने कहा, शायद उन्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए चले गए होंगे, और वैसे भी उनके हाथ में फाइल्स थी, शायद वो यहाँ मीटिंग के लिए आए हो। टिया ने उदासी से कहा, हो सकता है, चलो अब हमें भी चलना चाहिए, हमारी ऑलमोस्ट शॉपिंग तो हो ही चुकी है। पीहू ने उदासी से कहा, लेकिन मुझे भूख लगी है। रिया ने अपनी पॉकेट में से एक चॉकलेट निकाली और पीहू को देते हुए कहा, कोई नहीं, इतने तुम ये खा लो, हम अभी बाहर जाकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लेंगे। पीहू ने कहा, लेकिन खाना तो यहाँ मॉल के अंदर भी तो मिलता है। रिया ने कहा, हाँ मिलता है, लेकिन यहाँ मॉल के पास में ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है, आज हम वही खाना खाएंगे। पीहू तो खाने का नाम सुनकर ही उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी खाने का नाम सुनकर। वो तीनों अब मॉल से बाहर निकल गई, और वही इधर यश मल्होत्रा को एक कॉल आ गई थी, इसीलिए वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए उन तीनों से थोड़ी दूरी पर आ गया। वो कॉल उसके क्लाइंट्स की थी, जिनसे वो मीटिंग करने इस मॉल में आया था। मीटिंग इम्पोर्टेड थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा। उसने एक नज़र पीहू को देखा, जो फिलहाल रिया और टिया से बातें करने में बिजी थी। उसने चुपके से पीहू की एक फोटो खींच ली अपने मोबाइल में और उसे अपने असिस्टेंट को भेज दिया। उसने टाइप करके एक मैसेज अपने असिस्टेंट को भेजा, मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए,
एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, समझे, और कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वही उसका असिस्टेंट अभी मीटिंग रूम में था, जहां आज क्लाइंट्स बैठे हुए थे। यश को कुछ काम आ गया था, इसीलिए वो थोड़ा लेट हो गया था। उधर से मैसेज आया, ओक बॉस आपका काम हो जाएगा। मैसेज पढ़कर यश ने एक नज़र पीहू को देखा और चला गया। 11 पीहू, रिया और टिया तीनों ही मॉल से बाहर आ गई थी, और जिस रेस्टोरेंट की बात रिया कर रही थी वो उस मॉल के बिल्कुल सामने था, बस बीच में रोड क्रॉस करना था। CH-14 एक्सीडेंट, पीहू का रोना और टिया का गुस्सा। एक्सीडेंट, पीहू का रोना, टिया का गुस्सा। अब तक आपने पढ़ा। पीहू, रिया और टिया तीनों ही मॉल से बाहर आ गई, और रिया ने जो उन लोगों को जिस रेस्टोरेंट के बारे में बताया था वो इस मॉल के बिल्कुल सामने ही था, बस उन्हें रोड क्रॉस करके जाना था। अब आगे वो रेस्टोरेंट न ज्यादा बड़ा था और न ज्यादा छोटा था। रिया ने ड्राइवर को फोन करके मॉल के बाहर कार लाने को कहा। अगर वो दोनों अकेली होती तो वो ऐसे ही रोड क्रॉस करके चली जाती, लेकिन उनके साथ पीहू थी, और पीहू को रोड क्रॉस करने में भी डर लगता था, और वैसे भी वो नहीं चाहती थी कि पीहू ऐसे रोड क्रॉस करें, क्योंकि उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई थी कि उन दोनों को पीहू का ख्याल रखना है। थोड़ी ही देर में मॉल के सामने कार आ गई, और वह तीनों लड़कियां, पीहू, रिया और टिया, तीनों कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद रिया ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर अंकल, वह सामने वाला जो रेस्टोरेंट है हमें वही ले चलिए। ड्राइवर ने रिया की बात पर कहा, जी ठीक है बेटा जी, कहकर कार शुरू कर दी, और लगभग 2 मिनट बाद ही उनकी कार उस रेस्टोरेंट के आगे खड़ी थी। पीहू तो खुशी से उछलते हुए कार से उतरी और अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत नीली आंखों से टिमटिमाते हुए उस रेस्टोरेंट को देखने लगी। वही रिया और टिया भी कार से बाहर निकल आई। जो ड्राइवर इनकी कार ड्राइव कर रहा था वो जिंदल फैमिली का सबसे वफादार ड्राइवर है। कई सालों से वो जिंदल फैमिली के लिए काम कर रहा है। जिंदल परिवार में सबको इज्जत दी जाती है, चाहे वो नौकर या फिर ड्राइवर ही क्यों न हो, क्योंकि जिंदल फैमिली में सब भरोसेमंद आदमी थे, और वैसे भी सभी को पता था कि अगर किसी ने भी धोखा देने की कोशिश की तो उसकी मौत निश्चित है। और ये ड्राइवर अंकल उम्र में थोड़े से बड़े हैं, जिस वजह से ये तीनों ही उन्हें ड्राइवर अंकल बोलती है, और ड्राइवर अंकल को भी कोई एतराज नहीं है उनके ऐसा बोलने से। तीनों लड़कियां जब रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगी तो उन्हें रेस्टोरेंट से थोड़ा आगे भीड़ जमा हुई दिखी। तो पीहू ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, रियो, वो वहां भीड़ क्यों लगी है? पीहू ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा जहां भीड़ लगी हुई थी। पीहू की बात पर रिया ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर उसने टिया की तरफ देखा तो उसने भी अपना सरनामे हिला दिया, जैसे कह रही हो कि मुझे भी नहीं पता। रिया ने टिया से कहा, टिया तुम यहीं पीहू के साथ रहो, मैं देख कर आती हूँ। उसके ऐसा बोलने से पीहू और टिया दोनों ही साथ बोल पड़ी, नहीं, हम तुझे ऐसे अकेले भीड़ में नहीं जाने देंगे। वही रिया ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, अच्छा ठीक है, साथ ही चलते हैं। वो पहले ही जानती थी कि वो उसे ऐसे अकेले नहीं जाने देंगी। तीनों ही भीड़ की तरफ जाने लगी। उन दोनों ने ही पीहू का एक हाथ पकड़ हुआ था। पीहू उन दोनों के बीच में थी। तीनों ही भीड़ को चिरती हुई आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर अंकल भी उनके साथ ही थे, ऐसे कैसे वो उन्हें अकेले जाने देता, इसीलिए वो भी उनके साथ ही थे। तीनों ने अपने सामने देखा तो रिया और टिया दोनों की आंखों में गुस्सा उतर आया, और वही पीहू की सुंदर बड़ी बड़ी आंखों में पानी उतर आया। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति पड़े हुए थे, वो भिखारी जैसे लग रहे थे, जिनके सर और पैर से खून बाहर निकल रहा था। उनके हाथों पर भी खरोंचों के निशान थे, शायद किसी कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो वही दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। कोई उन्हें घिन भरी नजरों से देख रहा था तो कोई उनकी वीडियो बना रहा था। यही नजारा देखकर रिया और टिया दोनों की आंखों में गुस्सा उतर आया था, और उन बुजुर्ग व्यक्ति को दर्द से तड़पते देख पीहू की आंखों में पानी आ गया था, और उनका बहता खून देखकर तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। लेकिन टिया को तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था।
उसने उन लोगों को देखा जो इस बुजुर्ग व्यक्ति की वीडियो बना रहा थे। टिया ने रिया को देखकर सख्ती से कहा, रिया, तुम अंकल को, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर अंकल की हेल्प से हॉस्पिटल ले जाओ। फिलहाल इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। रिया ने टिया को देखा, टिया के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। इसीलिए उसने चुपचाप उसकी बात मान ली और उन अंकल को, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी हेल्प करने लगी। वही टिया ने जब पीहू को देखा तो उसके चेहरे पर भी शिकन आ गई। पीहू की सुंदर, प्यारी प्यारी आंखों में आंसू थे और वो डर से कांप रही थी, क्योंकि पीहू को ब्लड से डर लगता था और फिलहाल वो उन अंकल की हालत देखकर और भी डर गई थी। टिया ने खुद को शांत किया और उसने पीहू के पास जाकर उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगी। वही टिया के गले लगते ही पीहू की रुलाई छूट गई। 11,111। टिया ने पीहू को गले लगाए ही उसका सर सहलाकर कहा, शशश शांत हो जा पीहू, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसे रोते नहीं है बच्चे, और तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, और स्ट्रॉन्ग गर्ल ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। कुछ ही देर में टिया ने पीहू को शांत करवा दिया था, लेकिन वो कुछ देर में बार बार सुबक रही थी और उसकी बॉडी भी हल्की हल्की कांप रही थी। टिया ने पीहू से कहा, अभी तुम रिया के साथ हॉस्पिटल जाओ और उसकी हेल्प करो। ओक। पीहू ने किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया और टिया की तरफ देखकर कहा, टीयू, तुम नहीं आओगी हाँ हमारे साथ हॉस्पिटल? पीहू ये सब सुबक कर अटक कर कह रही थी। पीहू की बात पर टिया ने एक नज़र उन लोगों ने देखा जो अभी भी उस अंकल की वीडियो बना रहे थे, जिनकी हेल्प रिया और ड्राइवर अंकल कर रहे थे। टिया ने एक नज़र उन लोगों को देखा और पीहू से कहा, नहीं, अभी मुझे कुछ हिसाब बराबर करना है, तुम रिया के साथ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। पीहू ने उसकी बात मान ली और वो रिया के साथ उस अंकल को लेकर हॉस्पिटल चली गई। और इधर टिया की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने सबसे पहले तो उन सभी लोगों के फोन तोड़े जो वहां खड़े खड़े वीडियो बना रहे थे। CH-15 टिया का गुस्सा लड़ाई, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। टिया का गुस्सा, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। अब तक आपने पढ़ा। टिया की आंखें गुस्से से लाल थी और वो अब उन लोगों को घूर रही थी जो वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और जो वहां खड़े खड़े वीडियो बना रहे थे। उसने सबसे पहले उन लोगों का मोबाइल फोन छीना जो लोग वहां खड़े खड़े वीडियो बना रहे थे और फोन छीनकर वही सड़क पर दे मारा। अब आगे टिया के फोन छीने जाने पर उन लोगों को गुस्सा आ गया, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि उन लोगों के गुस्से से खराब टिया का गुस्सा है। उन सब में से एक लड़के ने गुस्से से कहा, जिसका फोन भी उन फोन में शामिल था, जो अब सड़क पर टूटे हुए गिरे हुए थे, 1111। वह लड़का देखने से ही बिगड़ैल टाइप का लगता था। उस लड़के ने गुस्से में टिया को देखकर कहा, ए लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो तुमने मेरा इतना महंगा फोन तोड़ दिया? टिया ने भी उस लड़के से दुगने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शुक्र मना कि मैंने तेरा फोन तोड़ा है, वरन मेरा मन तो तेरा मुंह तोड़ने का था। टिया की बात सुनकर उस लड़के को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? टिया ने व्यंग मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? वो इससे पहले कुछ कहता कि उस पहले उसका दोस्त, जो वही उसके साथ खड़ा था, वो भी उन लोगों में शामिल था जो वीडियो बना रहे थे। उस लड़के के दोस्त ने कहा, ए लड़की, कुछ ज्यादा ही समझदार समझ रही हो अपने आप को। हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। और सबसे पहली बात तो ये बताओ कि तुमने हम लोगों का फोन क्यों तोड़ा? बे, हमने तो तुझे कुछ कहा भी नहीं। टिया ने व्यंग मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए उस लड़के से कहा, पहली बात तो ये कि हाँ हूँ मैं समझदार, और दूसरी बात ये है कि तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकते, और तीसरी बात कि मैंने तुम्हारा फोन क्यों तोड़ा, वह इसलिए कि। इतना कहकर टिया ने उन लोगों को देखा और फिर कहा, तुम लोगों में शर्म नाम की चीज नहीं है। कोई व्यक्ति यहाँ तुम्हारे सामने दर्द से तड़प रहा है। एकदम से चिल्लाकर कहा,
और तुम पूरे मजे से उस वाक्य को अपने फोन में कैद कर रहे हो। तुम लोगों को जरा सी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम लोगों में इतना भी दिमाग नहीं है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। तुम लोगों को उस व्यक्ति पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। ऊप्स, मैं तो भूल ही गई। तुम्हें शर्म आती तो तुम सब ऐसे वीडियो तोड़ी न बना रहे होते, बल्कि उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाते। लेकिन तुम लोगों में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है, तो कहाँ तुम उन्हें हॉस्पिटल तो पहुंचाते। फिर टिया ने उन सबके फोन को देखते हुए कहा, जिनके टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। और ये तुम्हारे फोन इसीलिए टूटे हैं ताकि तुम लोगों ने अपनी बेशर्मी दिखाइए, और तुम बेशर्मा की तरह उस नज़ारे को कैद कर रहे थे और खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, समझे? उस लड़के को टिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने दिया से दांत पीसकर कहा, तुम होती कौन हो हमें ये समझने वाली? हाँ, और शायद तुम हमें जानती नहीं हो, इसीलिए ही ऐसी बकवास कर रही हो। अगर जानती ना तो ऐसे कभी नहीं कहती। टिया ने व्यंग मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, जानते तो अभी तुम मुझे नहीं हो, अगर जानते तो अभी मेरे सामने खड़े नहीं होते। उस पहले वाले लड़के ने कहा, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाली, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं। उसकी इस बात पर टिया ने भी उस लड़के से उसी लहजे में कहा, मुझे भी लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए मुझे भी दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। उस लड़के के साथ खड़े उसके चमचों ने भी बेशर्मी से हंसते हुए कहा, हाँ भाई, इसे हम सब मिलकर बताएंगे कि हम कौन हैं। तो उस पहले वाले लड़के ने भी बेशर्मी से हंसते हुए कहा, ना ना मेरे शेरों, इस बुलबुल, ना इस तीखी बुलबुल के लिए तो मैं एक ही काफी हूँ। टिया को उस लड़के की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उसकी बुलबुल वाली बात पर कुछ नहीं कहा। उसका मानना बोलने में नहीं, बल्कि कुछ करके दिखाने में था, और वो ये सब उन्हें जल्दी ही दिखाने वाली भी थी। उस लड़के के ऐसे कहने पर उस लड़के के साथ खड़े बाकी लड़के हंसने लगे, और उन सभी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी भाई, और वो फिर से बेशों की तरह हंसने लगे। लेकिन तभी उन सब लड़कों में से एक ने कुछ ऐसा कहा कि टिया की गुस्से की सीमा पार हो गई, और उसने उस लड़के पर ताबड़तोड़ तप्पड़ और घुसों की बरसात कर दी। वो लड़का भी उसके वार से संभाल नहीं पाया और वही सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन टिया ने उसे मारना नहीं छोड़ा, और जो भी उस लड़के को बचाने के लिए आगे आ रहा था, वो उसको भी सबक सिखा रही थी, और साथ ही साथ गुस्से में चिल्लाते हुए कहा भी रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम्हारा सब कुछ कहना मंजूर था, लेकिन ये सब कहना नहीं। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। वही वो लड़का भी अब अधमरी हालत में पहुंच चुका था, लेकिन टिया थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही वो सब लड़के तो शौक में ही थे कि वो सब एक लड़की को काबू में नहीं कर पा रहे थे। आखिर ऐसा क्या कहा उस लड़के ने टिया से, जिससे टिया को इतना गुस्सा आया? C816 मैंने ऐसी अपरंपार सुंदरता पहले कभी नहीं देखी। हॉस्पिटल में पी हूँ, अर्थ की बेचैनी। मैंने ऐसी अपरंपार सुंदरता पहले कभी नहीं देखी। हॉस्पिटल में पी हूँ, अर्थ की बेचैनी। अब तक आपने पढ़ा। उस लड़के के ऐसे कहने पर उस लड़के के साथ खड़े बाकी लड़के हंसने लगे, और उन सभी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी भाई, और वो फिर से बेशर्मों की तरह हंसने लगे। लेकिन तभी उन सब लड़कों में से एक ने कुछ ऐसा कहा कि टिया की गुस्से की सीमा पार हो गई, और उसने उस लड़के पर ताबड़तोड़ तप्पड़ और घुसों की बरसात कर दी। वो लड़का भी उसके वार से संभाल नहीं पाया और वही सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन टिया ने उसे मारना नहीं छोड़ा, और जो भी उस लड़के को बचाने के लिए आगे आ रहा था, वो उसको भी सबक सिखा रही थी, और साथ ही साथ गुस्से में चिल्लाते कह भी रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम्हारा सब कुछ कहना मंजूर था मुझे, लेकिन ये सब कहना नहीं, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। वही वो लड़का भी अब अधमरी हालत में पहुंच चुका था, लेकिन टिया थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही वो सब लड़के तो शौक में ही थे कि वो सब एक लड़की को काबू में नहीं कर पा रहे थे,
11,111 111। अब आगे। टिया लगातार उस लड़के को मार रही थी, यहाँ तक कि उसने उस लड़के को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। अब वो लड़का भी पछता रहा था कि उसने टिया से पंगा ही क्यों लिया। अच्छा खासा वो सही सलामत था। वही उसके दोस्त जो थे टिया को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टिया ने उन्हें भी अच्छा धोया। और अब सब लड़के पछता रहे थे कि उन्होंने उस लड़की टिया से पंगे लिए तो लिए, लेकिन उन्हें दूसरी लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। 11। दरअसल हुआ यूं था कि जिस लड़के को टिया ने सबसे ज्यादा पीटा था, उस लड़के ने पीहू के बारे में कुछ कहा था, जिसे सुनकर टिया को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया था। अब क्या कहा था उस लड़के ने पीहू के बारे में, ये जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। 11,111। फ्लैशबैक स्टार्ट। सभी लड़के बेशर्मी से हंस रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, भाई, इस तीखी बुलबुल को सबक सिखाने के बाद हम उस बुलबुल का भी मजा लेंगे। माँ कसम, भाई, क्या लाजवाब चीज थी वो, कसम से ऐसे लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उस लड़के की बात पर पहले वाले लड़के ने कहा, अबे कौन सी बुलबुल? तो उस लड़के ने जवाब में कहा, अरे भाई, वही जो इस तीखी बुलबुल के गले लगकर रो रही थी। बस फर्क इतना है कि वो बुलबुल भोली थी और सुंदर तो क्या चीज, मतलब एकदम बवाल। मैंने आज तक ऐसी अपरंपार सुंदरता पहले कभी नहीं देखी। उस लड़की के आगे तो सब चाय काम पानी है। उसका फिगर, उसकी मासूमियत, उसके गुलाबी गुलाबी गाल, इतना सुंदर चेहरा कि क्या ही बताऊं, और लाल लाल होठ। मन करता है कि उसे जाकर चूम। इससे आगे वो कुछ भी कहता, उससे पहले ही उसे अपने चेहरे पर एक तेज दर्द का आभास हुआ और वो अगले पल ही जमीन पर गिरा हुआ था और उसके होठों से खून निकल रहा था। क्योंकि टिया जो इतनी देर से उसकी बकवास सुन रही थी और ऊपर से उसे गुस्सा आ रहा था वो अलग, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि सामने वाला लड़का उसकी बहन जैसे दोस्त के बारे में, उसकी पीहू के बारे में ऐसी बात कर रहा है, तो उसे गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया कि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने उस लड़के के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया और अगले ही पल उस पर लात घुसों की बारिश कर दी। वही वो लड़का अब जमीन पर पड़ा कराह रहा था और वही उसके दोस्त जो अचानक से हुए इस हमले से हैरान थे। वो जल्दी से होश में आए और उन्होंने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन टिया ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उन लोगों की भी अच्छी खासी बिना साबुन के धुलाई कर दी। 11। वही वह लड़का अधमरी हालत में पहुंच चुका था, लेकिन टिया ने उसे नहीं छोड़ा और उसे तब तक पीटती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, और वही उसके दोस्त भी साइड में पड़े कराह रहे थे। दिया ने उन लोगों की अच्छी खासी धुलाई की थी। अब वो लड़के पछता रहे थे कि उन्होंने इस लड़की मतलब टिया से पंगा लिया तो लिया, लेकिन उन्हें उसकी दोस्त या फिर जो बहन थी उसके बारे में उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। अगर वो नहीं कहते तो आज उनकी हालत ऐसी कुत्तों जैसी ना हुई होती। फ्लैशबैक एंड। प्रेजेंट टाइम से टिया ने उन लोगों को देखते हुए गुस्से कहा, कनो, कुछ तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं, और जो लड़के अच्छे हैं, जिनकी सोच तुम जैसे घटिया लोगों से कई गुना अच्छी है, वह लड़के तुम जैसे लड़कों की वजह से बदनाम होते हैं। कुछ तुम जैसे लड़कों की वजह से पूरी लड़का बिरादरी ही बदनाम हो रही है। एक। फिर थोड़ा रुककर टिया ने आगे कहा, आगे से सिर्फ मेरी बहन ही क्या, किसी भी लड़की के बारे में अगर ऐसा सोचा ना, तो जहां भी तुम लोग होंगे वहीं आकर तुम लोगों की धुलाई करूंगी। इतना कहकर टिया ने आसपास अपनी निगाहें घुमाई तो देखा कि अच्छी खासी भीड़ जमा हो रखी थी और आधे तो उनमें से वही लोग थे जो बुजुर्ग व्यक्ति के एक्सीडेंट के टाइम थे और खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। इसीलिए टिया ने उन लोगों को देखकर कहा, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यहाँ खड़े होकर तमाशा तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी थ्रिलर मूवी चल रही हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? इन लोगों ने मदद नहीं की। उन लड़कों की तरफ देखकर कहा जो अभी भी नीचे पड़े कराह रहे थे, तो तुम लोग तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कर सकते थे। कोई उस व्यक्ति के पास नहीं जा रहा था।
उसकी मदद नहीं कर रहा था इसलिए क्योंकि वह एक भिखारी थे। अरे उनसे बड़े भिखारी तो तुम लोग हो, जिनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, डिसगस्टिंग पीपल। You people didn't help any needy person in fact. You people don't even deserve to be called human. तुम लोगों ने किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद नहीं की। वास्तव में तुम लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। 11 वही सब लोगों की नजरें उसकी इस बात पर झुक गई थी। अब उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वही टिया उन लोगों को घूरती हुई हॉस्पिटल के लिए कैब करके चली गई। और इधर पीहूरिया, ड्राइवर अंकल और उन बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो लोग मुंबई के सबसे बेस्ट, सबसे बड़े हॉस्पिटल सिंघानिया हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वही रिया ने उन्हें एडमिट करा दिया था और उन्हें ओटी ऑट में ले जाया गया था। बस वहां डॉक्टर आने की देर थी। डॉक्टर आने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होना था। वही वो सीक्रेट गाइज जिनको पीहू और बाकी दोनों लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था। उनमें से 2 गाइस तो वही टिया को सिक्योरिटी के लिए रुक गए थे और बाकी गाइस पीहू और रिया के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। उन लोगों को पता था कि उनका बॉस अभिषेक जिंदल यही इसी हॉस्पिटल में है, इसीलिए उन गाइस के हेड ने अभिषेक जिंदल को फोन लगाया। लेकिन उधर से फोन रिसीव नहीं हुआ क्योंकि इधर हॉस्पिटल में डीआर अभिषेक जिंदल एक इम्पोर्टेड आई सर्जरी करने में बिजी थे। इसीलिए उस हेड गार्ड ने एक मैसेज अपने बॉस को ड्रॉप किया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसके साथ और भी गाइस थे, वो भी उसके पीछे पीछे चले गए। और पीहू का चेहरा रोने से एकदम लाल हो गया था, क्योंकि उसे रोना आ रहा था और वो रोई भी थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं उन बूढ़े अंकल को कुछ हो तो नहीं जाएगा। और उनकी हालत उसकी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहा थी। वो बीच बीच में छोटे बच्चे की तरह सुबक रही थी, लेकिन इससे उसकी क्यूटनेस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा था, बल्कि वो और भी क्यूट दिख रही थी। और वही उसी हॉस्पिटल में एक आलीशान केबिन में डीआर अर्थ सिंघानिया अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती थी। पता नहीं क्यों उन्हें आज सुबह से ही बेचैनी सी हो रही थी। उनके साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। अभी अभी वो एक इम्पोर्टेड सर्जरी करके अपने केबिन में लौटे थे। तभी उनके केबिन का लैंडलाइन फोन बजा। उन्होंने रिसीव किया तो उधर से रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए कहा, हेलो डॉक्टर सिंघानिया, वो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है, एक एक्सीडेंट केस है, पेशेंट की हालत काफी नाजुक है और अभी डीआर भट्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अभी एक पहले से आया एक्सीडेंट केस संभाल रहे हैं और वो ऑलरेडी ओटी में है और वो पेटेंट अभी ओटी नो 5 में है, जिसका एक्सीडेंट केस अभी आया है। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट चुप हो गई। उस रिसेप्शनिस्ट के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ ही नहीं बल्कि पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल में सभी डीआर आर्थ सिंघानिया से डरते थे। सबको पता था कि डीआर आर्थ सिंघानिया कितना रूड और क्रूर है। उसके गुस्से से सबको डर लगता था। अर्थ ने बस में जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। कॉल के कट होते ही इस रिसेप्शनिस्ट ने लंबी सांस ली। 11 वही अर्थ अपने केबिन से बाहर आ गया और ओटी नो 5 की तरफ चल दिया। अर्थ का केबिन सबसे टॉप फ्लोर पर था और अभिषेक का केबिन उसे नीचे वाले फ्लोर पर था। अर्थ के फ्लोर पर जाने की सबको मनाही थी, सिर्फ अभिषेक को छोड़कर। अर्थ लिफ्ट से इस फ्लोर पर आया जहां उसका पेशेंट था। CH17 पहली मुलाकात। पहली मुलाकात। अब तक आपने पढ़ा। अर्थ ने बस में जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। कॉल के कट होते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने लंबी सांस ली। वही अर्थ अपने केबिन से बाहर आ गया और ओटी नो 5 की तरफ चल दिया। अर्थ का केबिन सबसे टॉप फ्लोर पर था और अभिषेक का केबिन उसे नीचे वाले फ्लोर पर था। अर्थ के फ्लोर पर जाने की सबको मनाही थी, सिर्फ अभिषेक को छोड़कर। अर्थ लिफ्ट से उस फ्लोर पर आया जहां उसका पेशेंट था। अब आगे
वही रिया ने पीहू को समझाया कि उन अंकल को कुछ नहीं होगा। काफी देर समझने के बाद पीहू चुप हो गई थी, लेकिन बीच बीच में उसे सुबकी आ ही जाती थी। अब रिया बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने रिसेप्शनिस्ट के पास चली गई, जैसे पैसे जमा करना और एग्रीमेंट साइन करना, जो हर हॉस्पिटल में होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा मोस्टली एक्सीडेंट केसेस या फिर काफी हार्ड सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह में होता है। अब पीहू वहां अकेले थी। उसे टेंशन हो रही थी कि उन अंकल का क्या होगा जिनका एक्सीडेंट हुआ था। 11 वही अर्थ भी उस फ्लोर पर पहुंच चुका था जहां पीहू थी, और उन बूढ़े अंकल का इलाज अब अर्थ ही करने वाला था। फिलहाल इस लंबे से कॉरिडोर में एक कोने में जहां ओटी था और उस ओटी के बाहर पीहू चक्कर लगा रही थी, तो वही दूसरे कोने पर अर्थ था जो ओटी की तरफ ही आ रहा था। और उन दोनों के बीच बस थोड़ा ही फासला था। पीहू ने मासूमियत से मुंह बनाकर कहा, अब पता नहीं ये डॉक्टर्स भी कहाँ रह गए। वही अर्थ जो अपने हाथ में फाइल पकड़ रखी थी, वो उस फाइल को रीड कर रहा था। उसका ध्यान अपनी फाइल पर था। ये उसी बुजुर्ग व्यक्ति की फाइल थी जिन्हें पीहू और रिया यहाँ लेकर आई थी, और अर्थ वही फाइल पढ़ रहा था। वही पीहू का भी ध्यान अर्थ की तरफ नहीं था। जैसे जैसे अर्थ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जहां अर्थ अपने हाथ में फाइल लिए आ रहा था, तो वही पीहू इधर से उधर चहल कदमी कर रही थी। दोनों का ही ध्यान एक दूसरे की तरफ ना होने पर टकरा गए, जिससे अर्थ के हाथ से फाइल छूटकर नीचे गई, और पीहू भी गिरने को हुई कि अर्थ ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी फाइल नीचे गिरने के कारण अर्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने पीहू को पकड़ा, उसका गुस्सा ऐसे शांत हुआ जैसे आया ही नहीं था। अब नजारा ये था कि अर्थ बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, और वही पीहू उसके हाथ पर लटकी हुई थी, और उसका का चेहरा जमीन की तरफ था। उसने तो अपनी आंखें गिरने के डर से कसकर बंद कर रखी थी। अर्थ को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने जैसे ही पीहू का हाथ पकड़ा था, वैसे ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, और अब भी तेज चल रही थी। वो हैरानी से अपने बड़े बड़े हाथों में उस नाजुक और बेहद मुलायम हाथ को देख रहा था, जो बिल्कुल किसी मलाई जैसे थे। अर्थ को उसके हाथ बेहद सुंदर और मुलायम लग रहे थे। वही अर्थ भी खुद अपने आप से हैरान था कि उसने किसी लड़की को पकड़ा, और उस लड़की को छूते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अच्छे से याद था कि जब एक लड़की ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, तब वो लड़की जानबूझकर गिरने को हुई ताकि अर्थ उसे अपनी बाहों में पकड़ ले। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अर्थ सिंघानिया क्या चीज है। उस लड़की को लगा था कि अर्थ उसे पकड़ेगा, लेकिन अर्थ ने उसे नहीं पकड़ा, और वह लड़की नीचे गिर पड़ी। उस दिन उस लड़की की बहुत इंसल्ट हुई थी, लेकिन वह इतने में भी बाज नहीं आई, और उसने अर्थ को सेड्यूस करने की भी कोशिश की, और उस दिन अर्थ को बहुत गुस्सा आया था। उसने उस लड़की की अच्छी खासी इंसल्ट की थी सबके सामने, और अगले ही पल उसके गॉड्स उस लड़की को उठाकर ले गए, और आज तक उसका पता नहीं चला कि वह लड़की कहाँ है। अर्थ को लड़कियों से बहुत चीड़ थी। उसने बस अपना माइंड सेट बना रखा था कि लड़कियां सिर्फ पैसों पर मरती है, और वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो बचपन से ही लड़कियों से दूर रहता था। उसे शुरू से ही लड़कियों से चीड़ मचती थी। अगर कोई लड़की उसे गलती से भी छू ले, तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसे मैला कर दिया हो। उसकी बॉडी पर रेड रेड रैशेज हो जाते थे, इसीलिए शुरू से ही वह उन्हें अपने आस पास भी नहीं भटकने देता था। और अगर कोई गलती से भी या फिर जानबूझकर भी कोई लड़की उसके पास आने की कोशिश करती, तो अगले ही पल वो लड़की इस दुनिया से कहाँ गायब हो जाती थी, किसी को भी पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ बात अलग थी। पता नहीं कैसे अपने आप ही उसके हाथ पीहू को बचाने के लिए उठ गए, और अर्थ इस बात से ज्यादा हैरान था। उसने किसी लड़की को पकड़ा, और उस लड़की को छूते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे उस लड़की को छूने से गंदा फील नहीं हुआ, और इस बात पर
उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे उस लड़की का चेहरा देखने की तमन्ना थी। लेकिन एक ये जालिमा थी कि जिसके चांद से चेहरे को बाल छुपाए बैठे थे। अर्थ ने उसे खड़ा करने के लिए अपनी तरफ खींचा तो वो किसी कटी पतंग की तरफ उसके सीने से जा लगी। और वही जो सुबह से उसे बेचैनी हो रही थी, वो अगले पल ही खत्म हो गई। अर्थ को कुछ नए एहसास हो रहे थे। उसके लिए ये सब एकदम नया था। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो रहा है। इस एहसास से उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। लेकिन तभी उसे एक बेहद प्यारी और मासूम आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके कानों में मिश्री घोल दी हो। इस आवाज को सुनते ही उसकी दिल की धड़कन और तेजी से धड़कने लगी। वही उसका मन कर रहा था कि वह इस आवाज को और सुने और सुनता ही जाए। तभी एक बार फिर वही आवाज फिर से आई। वो अपनी हकीकत की दुनिया में लौट आया। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि पीहू की थी, और वह अर्थ से अपने आप को छुड़ाने के लिए कसम सा रही थी। पीहू ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे पता चला कि वह किसी के गले लगी हुई है। और वैसे भी उसे अर्थ ने इतनी जोर से खींचा था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर को जोर से दीवार पर मारा हो। CH18 अर्थ का पीहू का देखना। अर्थ का पीहू का देखना। अब तक आपने पढ़ा। पीहू ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे पता चला कि वो किसी के गले लगी हुई है। और वैसे भी उसे अर्थ ने इतनी जोर से खींचा था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर को जोर से दीवार पर मारा हो। अब आगे अर्थ और पीहू एक दूसरे के गले लगे हुए खड़े थे। जहां अर्थ की धड़कनें पीहू के पास होने की वजह से बढ़ी हुई थी, वही पीहू की धड़कनें डर की वजह से बढ़ी हुई थी। अर्थ को ऐसे ही पीहू को गले लगाए बहुत सुकून महसूस हो रहा था। 11,111। पीहू ने अपनी आंखें खोली और अपना सर जो अर्थ के सीने से लगा हुआ था वो ऊपर उठाया तो उसने देखा कि एक हैंडसम लड़के ने उसे अपनी तरफ खींचा था, और इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। अर्थ देखने में बिल्कुल ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। वही जब अर्थ को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलते ही उसकी नजरें एक बेहद मासूम और बेहद खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। और एक बार जो नजर पड़ी, फिर तो बस वही ठहर गई। उसका दूध जैसा गोरा रंग, नीली नीली बिल्कुल डॉल जैसी आंखें, परफेक्ट चेरी जैसे होठ, वो बिल्कुल किसी बार्बी डॉल की तरह थी, बिल्कुल मुलायम और नाजुक। अर्थ एक टक पीहू को देख रहा था। वो उसे देखकर अपनी पलकें भी झपकाना भूल गया था। वह पीहू की नीली नीली आंखों में बिल्कुल पूरी तरह से डूब चुका था, और उसे अपने दिल की धड़कन तो जैसे रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मासूमियत भी उसके चेहरे से साफ टपकती थी। अर्थ सब कुछ भूलकर एकटक पीहू को देखे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। अर्थ के साथ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसके लिए ये सब कुछ नया था। वो हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहता था, लेकिन जैसे अगर कोई लड़की उसके पास आने की कोशिश करती थी तो उसे उस लड़की से घिन आती थी। लेकिन उसे पीहू के साथ ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। उसी पीहू के पास होने से एक सुकून का एहसास हो रहा था, जो उसे पहले कभी नहीं हुआ। अर्थ अभी इन सब ख्याल में खोया ही हुआ था कि उसे अपने पास खड़ी उस छोटी सी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो कि बेहद ही प्यारी थी। पीहू की आवाज से अर्थ अपने ख्यालों से बाहर आया और अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। पीहू ने मासूमियत से अपने एक से माथा सहलाते हुए और मुंह बनाते हुए कहा, इतनी जोर से कोई किसी को खींचता है क्या? देखो मुझे चोट लग गई। कहकर उसने अपना चेहरा रोने जैसा बना लिया और अपने सर को तरफ इशारा किया। एक तो वो से ही रोई हुई थी, और अब अर्थ के ऐसे खींचने से उसे सच में चोट लगी थी। हालांकि अर्थ के हिसाब से तो उसने धीरे से ही खींचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हिसाब से उसका खींचना नॉर्मल था।
लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए ज्यादा था। जब उसने देखा कि उसके सामने खड़ी ये लड़की अब रोने वाली है, वो भी उसकी वजह से, तो ना जाने उसे क्यों, पर बुरा लगा। उसने बिना सोचे समझे उसे अपने गले लगा लिया। वो नहीं चाहता था कि ये लड़की जो उसके सामने खड़ी है, वो रोए। वो नहीं जानता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन ये सच था कि वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए तो उसने बिना सोचे समझे उसे अपने गले से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। इस वक्त उसका एक हाथ पीहू की कमर पर था और दूसरा हाथ उसके सर पर था, और वो उसका सर सहला रहा था। वही पीहू उसकी बाहों में खड़ी सिसक रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका सिसकना अर्थ को अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रहा था। उसने लगातार पीहू का सर सहलाते हुए बेहद प्यार से कहा, शश श बार्बी डॉल, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ ना? आई एम रियली सॉरी, बार्बी डॉल। ऐसे ही कुछ देर पीहू को पैम्पर करने के बाद अर्थ को अपने ऊपर कुछ भार महसूस हुआ, तो उसने अपना सर नीचे करके देखा, तो उसे पता चला कि ये लड़की तो ऐसे खड़े खड़े ही उसके गले लगकर सिसकते सिसकते ही सो गई। इस वक्त वह बिल्कुल किसी 5 साल के बच्चे की तरह लग रही। सोते टाइम उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था और सो बेहद प्यारी लग रही थी, और अर्थ उसे ऐसे ही खड़े खड़े देखता रहा। ना जाने वो क्या सोच रहा था, लेकिन सिर्फ उसे खुद को ही पता था कि वह क्या सोच रहा था। उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि अर्थ क्या सोच रहा था। CH-19 अर्थ का खुद को कंट्रोल करना। आई डोंट नो बार्बी डॉल। अब तक आपने पढ़ा। ऐसे ही कुछ देर पीहू को पैम्पर करने के बाद अर्थ को अपने ऊपर कुछ भार महसूस हुआ, तो उसने अपना सर नीचे करके देखा, तो उसे पता चला कि ये लड़की तो ऐसे खड़े खड़े ही उसके गले लगकर सिसकते सिसकते ही सो गई। इस वक्त वह बिल्कुल किसी 5 साल के बच्चे की तरह लग रही। सोते टाइम उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था और वो बेहद प्यारी लग रही थी, और अर्थ उसे ऐसे ही खड़े खड़े देखता रहा। ना जाने वो क्या सोच रहा था, लेकिन सिर्फ उसे खुद को ही पता था कि वह क्या सोच रहा था। उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि अर्थ क्या सोच रहा था। अब आगे अर्थ ने देखा कि वो लड़की पीहू ऐसे ही खड़े खड़े ही उसके गले लगे ही सो गई थी। अर्थ हैरान था कि कोई ऐसे ही खड़े खड़े कैसे सो सकता है, लेकिन ये पीहू थी जो हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर दे और हर मुमकिन काम को नामुमकिन। 1111 पीहू को वो अर्थ ऐसे ही खड़े खड़े देखता रहा। उसने एक नज़र ओटी रूम को देखा और पीहू को अपनी गोद में उठाकर पास ही लगे सोफे पर लिटा दिया। तभी वहीं से एक नर्स गुजर रही थी। अर्थ ने उसे रोक कर कहा, इस DR भट्ट अवेलेबल नाउ? इस DR भट्ट अवेलेबल नाउ? नर्स तो ऐसे अर्थ द्वारा रोकने से पहले ही घबरा गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो उसे DR अर्थ ने रोक लिया, और अर्थ के सवाल को सुनकर उसने डरते डरते जवाब दिया। नर्स ने डरते हुए कहा, ये सर, वाह, वो अभी कुछ समय पहले ही फ्री हुए हैं। अर्थ ने सीरियस फेस के साथ ही कहा, गो एंड टेल डॉक्टर भट्ट दैट ही हैज टू ट्रीट दिस पेशेंट। DR भट्ट से जाकर कहो कि उन्हें इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। कहते हुए अर्थ ने जो फाइल पकड़ रखी थी उसे उस नर्स को दे दिया। नर्स जी सर कहकर चली गई। नर्स के जाने के बाद अर्थ ने पीहू की तरफ देखा, जो उस सोफे पर बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। अर्थ धीरे धीरे चलकर पीहू के पास आया और घुटने के बल उस सोफे के पास बैठ गया जहां इस वक्त पीहू सो रही थी। अर्थ यूं ही सोफे के पास अपने घुटनों के बल बैठकर पीहू को एक टक देख रहा था। वो उसके चेहरे को बारीकी से देख रहा था। उसका चेहरा, उसके हल्के गुलाबी गोरे गाल और उसके छोटी सी नाक, उसकी बड़ी बड़ी सुंदर नीली आंखें जो इस वक्त उसकी घनी पलकों से बंद थी, उसके परफेक्ट होठ जो बिल्कुल किसी चेरी जैसे थे। अर्थ की नज़र जैसे ही पीहू के होठों पर गई तो वही ठहर गई। उसे उसके होठों को देखकर अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। अर्थ एकटक पीहू के होठों को देखे जा रहा था। उसका मन, उसका दिल इस वक्त उससे बगावत करने पर तुला हुआ था।
उसने झट से अपने चेहरे को दूसरी साइड घुमा लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इस वक्त उसकी धड़कन किसी ट्रेन की रफ्तार की तरह चल रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपने मन में पीहू को देखते हुए कहने लगा, ना जाने तुम में ऐसा कौन सा नशा है बारबी डॉल जो मुझे चढ़ रहा है। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि मुझे द अर्थ सिंघानिया को किसी लड़की को देखकर उसके मन में ऐसे वैसे थॉट्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझसे तुम्हारा रोना भी बर्दाश्त नहीं हुआ बारबी डॉल। जो अर्थ सिंघानिया किसी लड़की को अपने आस पास भी नहीं भटकने देता था, वो आज एक लड़की की इतनी परवाह कर रहा है, और वो भी अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से। अर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल उसने अपने मन के सारे ख्यालों को एक तरफ झटका और पीहू को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लिफ्ट से होते हुए अपने कैबिन की तरफ ले जाने लगा। कुछ ही देर में वो अपने केबिन में था। अर्थ अपने केबिन से अटैच एक रूम में गया। वो रूम बिल्कुल किसी होटल के कमरे के जैसा था। किंग साइज बेड, कबर्ड, बाथरूम, क्लोसेट रूम, उस रूम में सब कुछ था जो किसी व्यक्ति की जरूरतें होती है। अर्थ ने पीहू को अपने किंग साइज बेड पर बिल्कुल आराम से लिटाया, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। 1111। पीहू को बेड पर लिटाने के बाद अर्थ उसके पास बैठकर ही उसे एक टक निहारने लगा। काफी देर देखने के बाद अर्थ उस रूम से निकल अपने केबिन में आ गया और अपनी चेयर पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके माथे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता था। उसने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। अर्थ की आंखें इस वक्त बंद थीं और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अर्थ ने ऐसे ही आंखें बंद करे ही कहा, "What is happening to me? How am I getting attracted to a girl?" ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कैसे किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? वो भी किससे? उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वो 15 से 16 साल की होगी। वो खुद एक बच्ची है। तुम ऐसे उसके बारे में नहीं सोच सकता। दिस इज रॉन्ग। आई डोंट नो बारबी डॉल। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसे ही ना जाने वो कितनी देर तक ऐसे ही सोचता रहा। CH20 विलेन की एंट्री। ये खुद जलकर राख हो जाएंगे। अब तक आपने पढ़ा। अर्थ की आंखें इस वक्त बंद थीं और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अर्थ ने ऐसे ही आंखें बंद करे ही कहा, "What is happening to me? How am I getting attracted to a girl?" ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कैसे किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? वो भी किससे? उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वो 15 से 16 साल की होगी। वो खुद एक बच्ची है। तुम ऐसे उसके बारे में नहीं सोच सकता। दिस इज रॉन्ग। आई डोंट नो बारबी डॉल। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसे ही ना जाने वो कितनी देर तक ऐसे ही सोचता रहा। अब आगे एक लड़का जो करीब 30 साल का होगा। वो इस वक्त एक आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त दीवार की साइड था, जो पूरी तरह कांच की बनी हुई थी। उसकी पीठ इस वक्त केबिन के डोर की तरफ थी। उसका एक हाथ इस वक्त उसकी चिन पर था और दूसरा हाथ चेयर एक हैंडल पर था। उसके हाथ की उंगलियां इस वक्त उसकी चेयर के हैंडल पर थिरक रही थी। वो कुछ सोच रहा था या फिर किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभी कुछ पल ही बीते होंगे कि उसके केबिन का डोर नॉक हुआ और फिर उसका असिस्टेंट केबिन के अंदर आया और उसने उस शख्स को ग्रीट किया और चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कि अपने बॉस के हुक्म का इंतजार कर रहा हो। उस चेयर पर बैठे व्यक्ति ने अपनी दमदार आवाज में कहा, "क्या खबर है?" उसके असिस्टेंट ने डरते हुए अटक अटक कर कहा, बॉस, वो जो हमारी शिमला वाली फैक्ट्री थी वो जलकर खाक हो चुकी है, और जो हम ड्रग्स का धंधा उस फैक्ट्री की आड़ में करते थे और जो भी ड्रग्स हमने उस फैक्ट्री में छिपा रखे थे, वो सब भी जलकर खाक हो चुका है। उसके असिस्टेंट ने बस इतना ही कहा था कि उस कैबिन से चीजें टूटने की आवाज आई। उसका असिस्टेंट तो बेचारा डर के मारे वहीं जमकर खड़ा हुआ था। वो व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले उस चेयर पर बैठा था, वो अब तोड़ फोड़ मचा रहा था
और उसने उस आलीशान केबिन को कबाड़ खाना बना दिया था। उस शख्स ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, किसने किया ये डॉट? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? जिसने मुझसे अजीत सबरवाल से उलझने की हिम्मत की? उसके असिस्टेंट ने डरते हुए जवाब देते हुए कहा, एक इंसान के सिवाय और कौन हो सकता है बॉस? ये सुनते ही उस शख्स यानी अजीत सबरवाल का खून खोल गया। उसका चेहरा गुस्से में पूरी तरह तमतमा रहा था। उस शख्स यानी अजीत सबरवाल ने गुस्से के चीखते हुए कहा, अर्थ सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तुम बार बार मेरे काम को नहीं बिगाड़ सकते। मेरा काम बिगाड़ने वाले को मैं सिर्फ मौत देता हूँ, सिर्फ मौत। और अब तुम मेरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हो। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम पछताओगे कि तुमने अजीत सबरवाल से पंगा क्यों लिया। हाँ हाँ हाँ, इतना कहकर वो किसी राक्षस की तरह डरावनी हंसी हंसने लगा। लेकिन शायद उसने अर्थ सिंघानिया को कम आंक लिया था और इसका आगे चलकर उसे पछतावा भी होने वाला था। वही उसका असिस्टेंट अपने बॉस को पागलों की तरह हंसते हुए देख रहा था। हालांकि उसे उससे डर भी लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके सामने जो अभी व्यक्ति खड़ा पागलों की तरह हंस रहा है, वो कितना बड़ा पागल है। 1111। उस असिस्टेंट ने अपने मन ही मन कहा, पता नहीं इनको क्या मजा आता है अर्थ सिंघानिया से पंगा लेने में। अब इन्हें कौन बताए कि ये आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पहले खुद ही दूसरों से पंगा लेते हैं, और जब सामने वाला इसका मुंह तोड़ जवाब देता है तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने ये सब अपने मन ही मन सोचकर अपना सरनामे हिला दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बॉस कितना बड़ा पागल है। लेकिन ये सब बेचारा उसके मुंह पर नहीं कह सकता था। इस इंसान का क्या भरोसा, उसे भी यमराज के दर्शन करा दे। ऐसे ही ना जाने वो कितनी देर तक ऐसे ही सोचता रहा। उसके बॉस ने यानी अजीत सबरवाल ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उस अर्थ सिंघानिया की कमजोरी चाहिए। क्या तुम पता लगा पाए अब तक उसकी कमजोरी का? उसके असिस्टेंट ने अपने मन में कहा, पागल इंसान, वो अर्थ सिंघानिया है, कोई राह चलता, कोई साधारण इंसान नहीं जिसकी कमजोरी चुटकियों में पता लग जाए। अब इन्हें कौन समझाए, पूरे सरफिरे जो ठहरे। उसे सोच में गुम देखकर अजीत सबरवाल इस बार जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया है जो चुपचाप खड़े हो? मेरे सवाल का जवाब दो। उसके असिस्टेंट ने अपना सर झुकाते हुए कहा, नहीं बॉस, हम उनकी कमजोरी का अब तक पता नहीं लगा पाए। मुझे तो लगता है कि उसकी कोई कमजोरी ही नहीं है। अगर उनकी कोई कमजोरी होती तो हम अब तक उसका पता लगा लेते। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, माय डॉक्टर हबी के अगले रोमांचक एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा।